हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए शाहपुर के विधायक राहुल तिवारी जी हैं। सर, आप लगातार क्षेत्र में हैं, 2 बार के आप विधायक हैं। हम जब यहाँ आए तो हमने सोचा कि हम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। शाहपुर एक ऐसा क्षेत्र जहां से आप 2 बार के विधायक, ये आपकी परंपरागत सीट रही है। इससे पहले शिवानंद तिवारी जी, रामानंद तिवारी जी, ये तमाम लोग इस क्षेत्र से हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी इसी क्षेत्र से रहे। तो कितना विकास हुआ है सर इस क्षेत्र में? पर्टिकुलर हमारे क्षेत्र की अगर बात करेंगे शाहपुर की, और जितना विकास 10 सालों में शाहपुर में हुआ है मेरे द्वारा, और बीच में 5 वर्ष जो है पिताजी को मौका मिला था, अगर जोड़ा जाए तो आज़ादी के बाद जितनी विकास हमारे परिवार के द्वारा शाहपुर में हुआ है शायद ही कोई किया होगा। कोई भी सड़क नहीं बची है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जिसकी मरम्मती का टेंडर नहीं हुआ हो, और कई जो पुल जो है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जो समस्या बनी हुई थी, कई पुलों का निर्माण कराया। यहाँ तक डिग्री के अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज खुलना था, अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज खुलना था, वो भी शाहपुर विधानसभा क्षेत्र को एक डिग्री कॉलेज मिला, हमारी समय में मिला। और बहुत सारे गांव जो है रोड से संपर्क में नहीं थे, तो लगभग सभी गांव आज के दिनों में हम लोग बात करते हैं तो सभी टोला जो है वो संपर्क वहां पहुंच चुका है। 2 जगह गांव ऐसा है जो थोड़ा बहुत उसमें प्रॉब्लम है निजी जमीन के चलते, वो भी भविष्य में बन जाएगा। तो आज के दिनों में सड़क के मामले में हम लोग 100% काम कर चुके हैं, पुलिया में कर चुके हैं। स्वास्थ्य में नए भवन जो हॉस्पिटल का जो बना है, हम लोग के यहाँ प्रखंड में जो एक अस्पताल है उसकी नई भवन बनी है, और जो ITI कॉलेज होता है उसकी नई भवन जो है हमारे कंस्टिट्यूंसी बनी है। तो मिला जुला के जितना काम हम लोगों ने किया शायद ही कोई किया होगा। बिल्कुल सर, हम 2025 में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। वहां से आप 2 बार के विधायक, लेकिन 25 राजद के लिए, महागठबंधन के लिए आसान नहीं होगा। अगर मैं 2020 की बात करूं तो समीकरण बिल्कुल अलग थे। चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ रहे थे, एनडीए में शामिल नहीं थे, लेकिन इस बार एनडीए को मजबूती मिली है। पिछली बार आप लोगों ने कहा, या तेजस्वी यादव का ये बयान आया कि हम सरकार बनाते बनाते रह गए, लेकिन इस बार बड़ी चुनौती है। किस रणनीति पर काम कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, चिराग पासवान जी का अपना व्यक्तिगत नीतीश कुमार जी से संबंध खराब थे, और वो उसी सीट पे लड़ रहे थे जहां नीतीश कुमार जी का उम्मीदवार था जदयू। भारतीय जनता पार्टी जहां लड़ रही थी वहां वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद देखेंगे पिछला जो संसदीय चुनाव था उसमें सभी लोग मिल के लड़ रहे थे, तो हमारी पार्टी को एक भी सीट नहीं आई थी। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट बिहार में मिली थी। और आज के दिनों में हम लोग जो पिछला संसदीय चुनाव आप देखेंगे, लगभग हम लोग को 10 सीट जो है इजाफा हुआ है। तो मान के चलिए कि हम लोग पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं। नीतीश कुमार जी जो अभी प्रलोभन, ठीक शब्द इनके लिए होगा, जो प्रलोभन दे रहे हैं जनता को, क्योंकि पहले माननीय मुख्यमंत्री जी विकास की बात करते थे, न्याय के साथ विकास की बात करते थे। आज वही मुख्यमंत्री जी जो तेजस्वी जी का जो मुद्दा था, चुनावी मुद्दा बना हुआ है, और उन्होंने कहा कि जो मेरी सरकार आएगी तो हम पेंशन की बात करते हैं, पेंशन का इजाफा करेंगे, या बिजली 200 यूनिट फ्री करेंगे, माई बहन योजना की उन्होंने बात की, डोमिसाइल की बात की, युवा आयोग की बात की। तो सभी जो मांगे हैं धीरे धीरे माननीय मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी को मांगे को पूरा कर रहे हैं। तो आज के दिनों में जनता के बीच में जरूर मैसेज है कि जो मांग तेजस्वी जी के द्वारा आज जो भी लाभ मिल रहा है उसका देन तेजस्वी जी का है। तो निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव में हम लोग को फायदा मिलेगा। राहुल तिवारी जी, आप कह रहे हैं कि मुद्दा तेजस्वी यादव जी ने उठाया, चाहे वो माई बहन योजना की बात करें या फिर बिजली फ्री करने की बात करें, लेकिन जनता तो ये भी जान रही है ना, आपने मुद्दा उठाया, अब वो मुद्दा खत्म हो चुका है, क्योंकि नीतीश जी ने वो सारे काम कर दिए जिस मांग की आप बात कर रहे हैं। तो आपके पास तो हथियार ही नहीं है, तो आप कैसे जाएंगे चुनावी मैदान? नहीं, हीरो तो तेजस्वी जी है ना, क्योंकि 20 साल से मुख्यमंत्री है, और यही मुख्यमंत्री जी जब रोजगार की बात तेजस्वी जी किए, और
उस समय जो है माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में उन्होंने स्पीच दिया था और सभी सभाओं में स्पीच देते थे कि ये जो रोजगार की बात कर रहे हैं कि कैबिनेट में, पहले कैबिनेट में ये 5 लाख नौकरी देंगे, जी। तो वो क्या अपने पिता के घर से पैसा लेके आके देंगे? बजट का प्रावधान का वो जिक्र कर रहे थे। तो आज देखिए कि वही मुख्यमंत्री जी, हम लोग की सरकार बनी, मुख्यमंत्री जी हम लोग के साथ आए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, तो तेजस्वी जी का पहला शर्त यही था कि हम लोग एक ही शर्त पे आपका हम समर्थन करेंगे, आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे कि रोजगार जो हमको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद मुख्यमंत्री जी अपने विभागों को मीटिंग की मुख्यमंत्री में, सभी को ये निर्देशित किया गया कि नहीं, जितनी भी वैकेंसी है अपने अपने डिपार्टमेंट में, वो वैकेंसी को आप हम लोग के यहाँ लेके आइए, उस वैकेंसी को निकाल के हम लोग रोजगार देंगे। तो आज जो जनता को जो भी लाभ मिला है उसके तो हीरो तेजस्वी जी हैं। इसीलिए आने वाले समय में लोग इस चीज को देख रहे हैं। आगे का क्या मुद्दा है? बिजली खत्म हो गई, बेरोजगारी की आप बात कर रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा कि हम 30 तक 1 करोड़ रोजगार देंगे। आप बात कर रहे थे माई बहन योजना की, महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने ढेर सारी योजनाएं लाई हैं। अब आपका अगला मुद्दा क्या है? SIR तो बहुत कम दिख रहा है मुझे बिहार में। देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में जनता में मैसेज जा चुका है कि नीतीश कुमार जी अब वो नीतीश कुमार जी नहीं, इनकी स्वास्थ्य सही नहीं है और जो भी काम कर रही है प्रेशर में काम कर रहे हैं। जो सर्वे आया उस सर्वे में तेजस्वी जी सबसे आगे रेस में दिख रहे थे कि मुख्यमंत्री के रेस में, तो सभी लोग जान रहे हैं। वो तो पिछली बार भी दिख रहे थे, 20 में भी। ठीक है, जो नीतीश जी का आज के दिनों में अगर देखा जाए कि अगले तो मुख्यमंत्री वो बनने वाले नहीं हैं। क्यों आपको ऐसा लगता है? महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि आप जोशी जी को हटा के जो है समर्थन लेके चुनाव साथ में लड़े, उनको एनडीए तो कह रही है ना कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं होंगे क्योंकि सभी लोग जान रहे हैं कि स्वास्थ्य सही नहीं है। क्योंकि आप 6 महीना से 7 महीने से लगातार आप देखिए किसी मीडिया के सामने अपनी बात को जो फेस नहीं कर पा रहे हैं और हरकतें उनकी ऐसी बता रही है कि वो स्वस्थ नहीं है। किस हरकत की बात कर रहे हैं आप राहुल जी? उनका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है जो बात कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि अशोक चौधरी जी के श्राद्ध में गए होंगे, पिताजी के पुण्यतिथि में गए थे, तो वहाँ आप फोटो में उनको पुष्प डालना था तो अशोक चौधरी जी के ही अर्पित कर दिए। और विधानसभा में जो उन्होंने वक्तव्य दिया था, जो फैमिली प्लानिंग के बारे में जो लोगों को समझा रहे थे विस्तार पूर्वक, महागठबंधन की सरकार थी, बिल्कुल सरकार उनकी थी, लेकिन आपने डिफेंड किया था। बिल्कुल, लेकिन आवाज तो मुख्यमंत्री की थी। आपने डिफेंड किया था। बिल्कुल, आपने कहा था कि हम लोग डिफेंड नहीं किए थे, हम लोग ठीक है, हम लोग हंस रहे थे क्योंकि मुख्यमंत्री का बयान था, लेकिन उससे जाहिर हो गया पूरे समाज में, पूरे देश में कि मुख्यमंत्री की जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं है। आप इस बात को मान रहे हैं कि आपने उस वक्त डिफेंड किया मुख्यमंत्री नीतीश जी को? आपने गलत किया, नहीं करना चाहिए था डिफेंड नहीं किया, ये मुख्यमंत्री जी का अपना बयान था, वो बयान को रोका नहीं जा सकता है क्योंकि सदन में वो बोल रहे थे। लेकिन उस बयान के बाद से लोगों का शक बढ़ गया कि नहीं, मुख्यमंत्री जी जो हैं उनकी स्वास्थ्य सही नहीं है। तेजस्वी जी का उसी विधान मंडल की मैं बात कर रही हूँ जहां पर नीतीश कुमार जी का बयान आया, उसके बाद हम तेजस्वी जी से ये सवाल हमने किया तो तेजस्वी जी ने कहा नीतीश कुमार जी ने तो एजुकेशन की बात की, इसमें गलत कहाँ है? ठीक है, और क्या बोला जा सकता था, लेकिन ये तो आप मान रहे हैं ना वो गलत था? बिल्कुल गलत था। वो सदन में जो बयान उनका था उससे पता चला कि इनकी स्वास्थ्य सही नहीं है। उसी के बाद से धीरे धीरे लोग को ये आवाज उठने लगी और इसके बाद भी कई घटना होने लगे, तो इसलिए चुनाव के समय में इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। राहुल जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का बयान गलत था तो आपको ये भी कहना होगा कि आपने डिफेंड किया वो गलत था। ठीक है, हमने उस समय मुख्यमंत्री जी थे, उनका बयान था, ठीक है ना, उन्हें एजुकेशन के बारे में कुछ समझा रहे थे, लेकिन विस्तार से उन्होंने समझा दिया जो सामान्य आदमी नहीं समझा सकता है। जो समानता उनकी अपनी भाषा जो है, जो पढ़े लिखे लोग की भाषा हो, जो अगर सदन की वो भाषा, उस तरह की भाषा नहीं हो सकती जिस भाषा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। तो उसी के बाद से लोग अंदाज लगाने लगे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग इल्जाम लगाने लगे कि इनकी स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ तक जो अभी
बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट जी हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश जी अब रद्दी माल हो चुके हैं। तो ये इसी सब वक्तव्य के बाद उन्होंने कहना शुरू किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का लोग देख लिया, बहुत बार अल्टी पल्टी कर लिए। जब इनको जरूरत पड़ा तो आज जंगल राज की जो बात कर रहे हैं वो भूल के फिर जो लालू जी का जो है चरण पे जाके गिरना और उनसे फिर मदद लेके मुख्यमंत्री बनना, तो इनका व्यवहार जो है ये बता रहा है कि स्थिर आदमी नहीं है। कल क्या करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी नहीं। कौन होगा अगला मुख्यमंत्री बिहार का? अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होंगे। कांग्रेस तो मान ही नहीं रही है। सभी लोग मान जाएंगे, और मानना नहीं मानना अलग बात है। जनता के बीच में आज के दिनों में तेजस्वी जी का पास जो जन समर्थन है वो किसी नेता के पास नहीं है। कृष्णा लावरू का बयान सीधा आया है, अभी हम नहीं कह सकते तेजस्वी जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री के चेहरे हैं हमारे। आ जाएगा, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है। हमेशा ये मुद्दा उठता है, उसका समय आएगा, सीट का बंटवारा होगा, सभी गठबंधन की मीटिंग होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें सभी लोग उस समय अपना वक्तव्य देंगे। राहुल तिवारी जी, आप जिस परिवार से आते हैं, शिवानंद तिवारी जी एक बड़े राजनीतिज्ञ के तौर पर उन्हें हम देखते हैं, नीतीश कुमार जी लालू यादव जी के समय के वो नेता हैं, इसलिए आपसे ये पूछना बेहद मुनासिब होगा कि किस प्लानिंग पे आप लोग काम कर रहे हैं और सीटों का बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि मुकेश सहनी जी मांग रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए, दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि हमें भी अच्छी खासी 70 से प्लस सीटें चाहिए, ऐसे में आपके पास तो कुछ नहीं बचेगा। देखिए, ये सब तो काल्पनिक बातें आप कर रही हैं। ये सब ये तो बयान है ना, काल्पनिक बातें कैसे है? बयान तो आते रहता है, लेकिन जब तक इसमें एक कमेटी तय की गई है कि सीट के बंटवारे के लेके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बात करेंगे, विरोधी दल के नेता बात करेंगे, तो ये लोग आपस में मिल बैठ के वो कर लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। सब लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे। सर, शाहपुर के लिए आगे का रोड मैप आपने क्या बनाया है, क्या क्या विकास करेंगे? आगे बहुत सारा काम बाकी है, उसको हम लोग अपने जहन में रखे हुए आने वाले समय में करेंगे, और उसको अगर जनता तीसरी बार मौका देगी तो छूटे हुए जो काम, क्योंकि काम डिमांड हमेशा जो है 10 साल पहले कुछ और होता है, 5 साल पहले कुछ और होता है, आज के दिनों में कुछ और होगा, तो मांग को देखते हुए, जनता को मांग को देखते हुए आगे भी हम लोग काम करेंगे। शाहाबाद का जो इलाका है ये महागठबंधन का बड़ा प्रभुत्व है, इस इलाके पर अच्छी पकड़ है आप लोगों की, लेकिन इस बार एनडीए ने कहा है कि इस बार हम इस सीट को नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से हम प्लानिंग कर रहे हैं, माइक्रो लेवल पर प्लानिंग हो रही है, और इस बार शाहाबाद का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं एनडीए अपनी ओर करने की कोशिश में लगी है। बिल्कुल, देखिए, अभी पूर्व के बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं श्री भगवान कुशवाहा जी का बयान है, उनसे पूछा गया कि शाहाबाद में आप लोग कमजोर है, लंबी चौड़ी बात मुख्यमंत्री जी के बारे में कर रहे थे, सारी सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री जी का दे रहे थे जी। वो ईमानदार हैं, हम लोग पे एलिगेशन कई लगा रहे थे, लेकिन कभी बड़ी बात जो योजना जो शाहाबाद के लिए नीतीश कुमार जी किया हो वो काम के बारे में उन्होंने नहीं गिनवाया। वो तो कह रहे हैं सब काम तो हम ही किए हैं। कहाँ किए? जिस 4 लेन की बात कर रहे हैं वो तो एनडीए के, हम लोग की जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, जिस समय यूपीए की सरकार थी, उसी समय ये 4 लेन सड़क की टेंडर हो चुका था, वो योजनाएं हम ही लोग की थी। बक्सर से लेके आपको जो आज बेटा के तरफ गया हुआ है 4 लेन, तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, कोई काम तो गिनवाए नहीं। कोई काम अगर गिनवाना चाहिए तो राजद ने जितना काम किया लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री थे, वो काम तो वो शाहाबाद में नीतीश कुमार जी एक धुर भी काम नहीं किए। देखिए, डिग्री जो अनुमंडल जो आज बना है, या कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी जो बनाया गया है, पहले लोग आरा के लोग कोई भी काम के लिए गया जाना पड़ता था, मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता था, और हम ही लोग के पार्टी जब मुख्यमंत्री थे तो यहाँ पे एक बाबू कुंवर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाया, फिर आपको 2 जिला का निर्माण कराया, बक्सर और भोजपुर को अलग कराया, लोगों की सहूलियत हुई। तो ये सब काम, इतने बड़े बड़े काम हम लोग की पार्टी जब हम लोग की सरकार थी की, लेकिन एक काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी का काम वो गिनवा नहीं पाए। सड़की की बात कर रहे हैं, बजट दिखा रहे हैं, उस समय की बजट कम थी, केंद्र सरकार से पैसा कम मिलता था। जब मुख्यमंत्री बने थे, जब हम लोग की सरकार थी, उस समय मांगे कुछ और थी। तो
जो काम गिनवाना चाहिए था एक भी काम वो गिनवा नहीं पाए, इसीलिए शाहाबाद में सभी सीट उनकी हार हुई थी। और अभी आप पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, सभी विधानसभा क्षेत्र में एक आरा छोड़ के बाकी सभी विधानसभा क्षेत्र में सातों में मतलब 6 में उनकी हार हुई थी। और यहाँ के सांसद जो है ऊर्जा मंत्री थे, पावरफुल मिनिस्टर थे, उनकी भी हार हुई। तो शाहाबाद में एक तरह से देखा जाए इस इलाके में कोई काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नहीं हुआ। सभी काम बिहार में अधिकतर काम जो है वो नालंदा और राजगीर में काम किए हैं, इसके अलावा पूरे बिहार में कोई काम नहीं हुआ। दावा तो ये किया जाता है कि पूरे बिहार का विकास हमने किया। हमें जब बिहार मिला था 2005 में, तो जो स्थिति थी उससे बहुत बेहतर बिहार हमने किया है। देखिए, एक तो मुख्यमंत्री जी को ये नहीं भूलना चाहिए था कि जिस सरकार के बारे में आप उंगली उठाते हैं उस सरकार से 3 बार मदद लिए तो आप मुख्यमंत्री बने, ये नहीं बोलना चाहिए था। यही मुख्यमंत्री जी जब पिछले बार आए थे तो लालू जी के तारीफ में कई बात कहे थे। यही मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए घूमे थे, नहीं बोलना चाहिए। तो इन्होंने काम किया है बिहार में, बहुत सारे पार्क बनवाए हैं, बहुत सारे भवन बनाए हैं, बहुत सारी बिल्डिंग बनाई हैं। ITI कॉलेज की बात कर रहे हैं, डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं, बहुत सारे भवन बनाए, लेकिन भवन में कोई है नहीं। शिक्षा व्यवस्था की ये हालत हुई कि मुखिया के थ्रू ये टीचर का बहाली कर दिया। आप सोच लीजिए, सर्टिफिकेट के आधार पे बच्चों को पढ़ाने के लिए इन्होंने जवाबदेही दे दी टीचरों को। उसी समय से शिक्षा की हालत बर्बाद हो गई। आपने मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं है, बढ़िया शिक्षक नहीं है। आपने नल जल योजना आप देखिए, गांव-गांव में जाके देखिए, जितने वार्ड के थ्रू आप नली गली बनवाए थे सभी को तोड़ दिया गया, सभी को पाइपलाइन बिछाने के लिए काट दिया गया, सुचारू रूप से कहीं पानी नहीं, 1000 रुपया बर्बाद हुआ। तो कोई भी योजना, ठोस योजना मुख्यमंत्री जी को मजबूत करने के लिए कि रोजगार कैसे मिलेगा, भोजपुर के लोग, शाहाबाद के लोग बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री नहीं है कि लोग यहाँ पे अपना गुजर बसर कर सके, तो कोई भी ठोस काम मुख्यमंत्री जी के द्वारा नहीं हुआ। हाँ, भवन बनवाए हैं, जहां भवन बन सकता है, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल पटना में बने हैं, राजगीर में बनाए हैं, स्टेडियम बनाए हैं। और 3 कंपनियों को पूरे बिहार को उन्होंने बेच दिया, एक सिंगला कंपनी, एक LLT कंपनी, एक हलवालिया कंपनी। तीनों कंपनी को इन्होंने पूरा काम जो है बिहार में दिया है। और धीरे धीरे इसका खुलासा जो है आप देखिए हो रहा है। आज जो है कई भारतीय जनता पार्टी को लोग फंस रहे हैं। अभी आप देखिए इन्हीं सरकार के मंत्री के ऊपर ट्रांजैक्शन के थ्रू जो है सबूत के तौर पे दिखाया गया है, लेकिन नीतीश कुमार जी नहीं पूछ रहे हैं कि आप पब्लिक डोमेन में अपनी बात रखिए। जो तेजस्वी जी पे इल्जाम लगा के वो भागे थे छोड़ के कि आप अपनी बात को रखिए, जब बिना चार्जशीट के, और वो जो है उस चीज को छोड़ के भागे थे। आज इनके मंत्री पे एलिगेशन लग रहे हैं, लेकिन एक भी बयान इनके नहीं आया अभी तक। या भारतीय जनता पार्टी पे जो इल्जाम लगे हैं, स्वास्थ्य मंत्री पे इल्जाम लगे हैं, अभी तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। तो कैसे मान लें कि हमारे मुख्यमंत्री ईमानदार हैं? बिल्कुल, प्रशांत किशोर जनसुराज के जो सूत्रधार हैं वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बड़े आरोप लगा रहे हैं। लगातार 3 साल से वो पदयात्रा भी कर रहे हैं। क्या उनके बारे में आप सोचते हैं? क्या लगता है आपको, राजनीतिक भविष्य क्या होगा उनका? कि भविष्य की हमको तो जानकारी अब तो जनता तय करेगी। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। लेकिन जो इल्जाम लगा रहे हैं सबूत के साथ, वो तो गलत नहीं है। वो ट्रांजैक्शन के साथ दे रहे हैं, कैसे पैसा आया, तो ये तो जानकारी दे रहे हैं। स्वतः संज्ञान सरकार को लेना चाहिए, स्वतः जो है कोर्ट को लेना चाहिए। पशुपालन घोटाले में स्वतः लोग संज्ञान लेते थे, लेकिन सृजन घोटाला में कोई संज्ञान आज तक नहीं सुने होंगे कि सृजन घोटाला ऐसी इतनी बड़ी घोटाला हुई, लेकिन आज तक उसके बारे में वो पैसा रिकवरी हुआ कि नहीं हुआ, किन लोगों का हाथ था, इसमें आज तक खुलासा नहीं हुआ। सोचिए कि सरकारी पैसा किसी प्राइवेट बैंक में पैसा ट्रांसफर हो जाए और वहां से वो निकल जाए और उसका कोई खोजबीन आज तक नहीं मिल पाया, जिसमें कई राजनेताओं का उसमें नाम है, ट्रांजैक्शन है, लेकिन नहीं आया। राहुल जी, आप हम जिस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
बीजेपी के कई सारे नेताओं पर उन्होंने आरोप लगाया। आप कह रहे हैं कि सबूत लेकर भी वो आए हैं। ये काम तो विपक्ष को करना चाहिए ना, आप तो एसआईआर लेकर घूम रहे हैं पूरे ठीक है, बिहार में। उनको जहां से भी जानकारी मिली है, ठीक है, एक अलग मुद्दा है, उनको जहां से भी जानकारी मिली उस समय जो उनको जानकारी देने वाला कौन है, तो उनका अपना जानकारी दिए हैं। लेकिन सरकार का काम है कि मंत्रियों पे एलिगेशन लग रहा है और कॉलेज के एनओसी देने पे एलिगेशन लग रहा है और पैसा का ट्रांजैक्शन दिख रहा है कि आप उनके मतलब फादर को दे रहे हैं और उस पैसे का इस्तेमाल फ्लैट खरीदने में हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है ना। बेनामी संपत्ति आप खरीद रहे हैं अपने प्राइवेट सेक्रेटरी के नाम पे, फिर उससे आप ट्रांसफर ले रहे हैं, फिर उसको आप दे रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा एलिगेशन है, सबूत के साथ दे रहे हैं ना। ये काम तो विपक्ष को करना चाहिए। ठीक है, ना विपक्ष को करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार होते तो उनको पूछना चाहिए था ना। आज तेजस्वी जी का कोई ट्रांजैक्शन नहीं मिला, उनके पिताजी आप उसमें अपनी थे। अकाउंटेबिलिटी तो नहीं ले रहे हैं कि विपक्ष को जो मुद्दा उठाना चाहिए था आप नहीं उठा हम तो रहे, आप उठाए, देखिए SIR लेकर विपक्ष घूम जो रहे हैं। मुद्दा राजनीतिक तौर पे जो हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं उसका तो लाभ जनता को मिल रहा है। एसआईआर का क्या लाभ मिल रहा है? एसआईआर कितना ऐसे बड़ा यार मुद्दा है बिहार कई लोग में? सुप्रीम कोर्ट का आप देखिए जजमेंट क्या है यार, आधार कार्ड को मानना पड़ेगा आपको। कई पेपर में जो छाटा जा रहा था, जैसे 60-65 लाख लोगों को आपने छाट दिया, किस कारण से छाटा है वो तो आप बता नहीं रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के हम ही लोग के उठाने पे, पार्टी के द्वारा उठाने से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों नाम काट रहे हैं। उसकी नोटिस जारी करें, जितने लोग की नाम जारी कर रहे हैं, लोग को जानकारी मिले। ये सब तो हम लोग की जीत हुई है इसमें। हम जब ग्राउंड पर जा रहे हैं तो हम नहीं देख रहे हैं कि एसआईआर बहुत बड़ा मुद्दा है। कई सारे लोगों को ये पता भी नहीं है एसआईआर क्या है। लोग आज भी बेसिक मुद्दे पर बात करते हैं, रोजगार पर बात करते हैं, भ्रष्टाचार पर बात करते हैं, अपराध पर बात करते हैं। एसआईआर बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। नहीं, देखिए लोकतंत्र में तो बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर किसी को वोट मारने ही नहीं दिया जाए तो सरकार तो बनाई जा सकती है, और लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए चुनाव जरूरी है, क्योंकि चुनाव के ही द्वारा ही हम सरकार बना सकते हैं। और ऐसे लोगों को छांट के जो उनके समर्थित नहीं हो और सरकार बनाई जा सकती है, तो बहुत बड़ा एक अपने आप में घोटाला है कि लोग को वोट ही मारने नहीं दिया जाए जो हमारे विरोधी हैं, और हम लोग सरकार बना लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। तो इसकी आवाज तो उठाने से तो फायदा हुआ, लोग को जानकारी हुई इसके बारे में कि नहीं, वोट ऐसे भी कटते हैं। कई जगह एक बूथ पे 500-500 आदमी का नाम कटा है, 600-600 आदमी का नाम कटा है। तो ये तो बहुत जरूरी है जानना। अगर इस चीज को हम लोग नहीं पकड़ते तो डे बाय डे ये बढ़ते जाता है। गलत काम वाले अगर जीतते जाएंगे तो उनको लगेगा कि इसमें फायदा दिख रहा है, तो उस काम में आगे बढ़ जाएंगे। जी राहुल जी, एक सवाल आपके निजी जीवन से जुड़ा हुआ। आपके पिताजी राजनीति में हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति आपके खून में, आपके दादाजी, आपके पिताजी क्या सलाह लेते हैं पिताजी से राजनीतिक जीवन में? नहीं, ऐसा कोई सलाह हमको पिताजी नहीं देते हैं। और पिताजी के जो और बाबा स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी का जो बारे में हम सुनते हैं, तो कोशिश करते हैं कि ईमानदारी से हम लोग राजनीति करें। ये एक पहला है, सेवा भावना होनी चाहिए। पिताजी ने सबक जरूर लिए हैं, कई लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया है, लेकिन वो आदमी ही आज लंघी मार दिया मेरे पिताजी को, जो आज जहां पहुंचे हैं। सोचिए कि समता पार्टी मेरे पिताजी का बनाई हुई। नीतीश कुमार जी को हिम्मत नहीं थी कि उस जमाने में कोई भी बात, अपनी बात को मुख्यमंत्री जी को जो समय थे कह सके। तो राजनीति में छल कपट है सत्ता प्राप्त करने के लिए। ये तो जो जानकारी हमको मिला कि जिसको आप आगे बढ़ाइएगा वही जो है रास्ता दिखाइएगा, वही आपका टांग खींच के कर देगा, ये हमको समझ में आ गई। और राजनीति में बहुत नजदीकी से हम नीतीश कुमार जी को भी देखे हैं। लालू जी को जितना नजदीकी से हम नहीं देखे हैं, उतना नजदीकी हम नीतीश कुमार जी को देखे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जो मेरे यहाँ नहीं आते थे। और जो भी केंद्र में मंत्री हैं ललन जी, उनको भी बहुत नजदीकी से हम देखे हुए। तो इन लोग का बिना मेरे यहाँ आए हुए इनका गुजारा नहीं था। और ललन जी की भी पहचान, कोई पहचान समाज में नहीं थी। तो पिताजी का एक चीज है श्रेय कि हाँ, बहुत लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया, जो आज केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में मुख्यमंत्री हैं। ये हमले अपने आप में बहुत गर्व की बात है। स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी भी जब बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री रामसुंदर दास जी बने,
बहुत सहयोग किए, जो मुख्यमंत्री बने। तो हम लोग का काम है कि लोगों को आगे बढ़ाना और उसका फल की चिंता नहीं करना, इसी में हम लोग लगे रहते हैं। पिताजी के राजनीतिक जीवन से सबक मिलता है आपको? बिल्कुल मिलता है। क्या वजह रही? हम नीतीश कुमार जी के बारे में बात कर रहे हैं। आपने कहा आपके पिताजी ने समता पार्टी बनाया, नीतीश कुमार जी आपके घर हमेशा आते थे। देखिए, जो चेहरा दिखता है वो चेहरा होता नहीं है, ये समझ में आ गया हमको कि जो चेहरा आप देख रहे हैं या समाज देख रहे हैं वो चेहरा होता नहीं है। क्योंकि हम बहुत नज़दीक से लोग को जानते हैं कि ठीक है, लोग ऊंचे पद पे चले जाते हैं, केंद्र में मंत्री हो जाते हैं, मुख्यमंत्री हो जाते हैं, लेकिन वो चेहरा जो उनके पास जो अपनी चेहरा है वो चेहरा उतने बढ़िया चेहरा नहीं है। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है दिखता नहीं, वही वाली बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपने समय निकाल कर आप हमारे साथ आए और आपने शाहबाद पर बहुत ही गहनता से बातचीत की है। आप यहाँ के विधायक हैं शाहपुर के, और आपने जिस तरीके की बात की कि आने वाले समय में आपका क्या रोड मैप है, आपने लोगों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।